नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया सेशन, एक और खूबसूरत सेशन जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन का एंशिएंट एजुकेशन। गाइस, तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो एंशिएंट एजुकेशन की बात करने वाले हैं। किस तरीके से एंशिएंट एजुकेशन विद द टाइम इवॉल्व हुई थी और किस तरीके से हम इसको हायर एजुकेशन से कनेक्ट करेंगे। तो आज एजुकेशन हिंदुस्तान में कहां से स्टार्ट हुई थी इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है गाइस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। हाउ आर यू ऑल इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है चल रही होगी जोरों शोरों से। जी हाँ, ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है चल रही होगी। एंशिएंट एजुकेशन का इवैल्यूएशन है ना, एवोल्यूशन, किस तरीके से एंशिएंट एजुकेशन विद द टाइम बढ़ती चली गई, किस तरीके से वो इंप्रूव होती चली गई, क्या क्या चीजें इसके अंदर आई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले आई वैदिक एजुकेशन है ना, उसके बाद आएगी आपकी बुद्धिस्ट एजुकेशन है ना, उसके बाद आएगी मेडिवियल, फिर आएगी प्री इंडिपेंडेंस, फिर आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से आपको एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वुमेन एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रह्मवादिनीज, सिद्धद्वाहाज यहां पर इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर किस तरीके से कास्ट में बांटा गया है, ब्राह्मण्स को बांटा गया है, क्षत्रियास को बांटा गया है, वैश्यास को बांटा गया है, शूद्रास को बांटा गया है, राइट। इसके बाद किस तरीके से यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है। तो हर एक चीज के बारे में यहां पर डिटेल में बात होने वाली है। तो क्या आप लोग तैयार हैं गाइस? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं इस लेक्चर को? आराम से पढ़ेंगे, ध्यान रखना ये एक थ्योरी का लेक्चर है तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे है ना। एक से दूसरा पॉइंट जोड़ते हुए चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट। यहां पर जैनिज्म बुद्धिज्म की बात होगी, यहां पर आपकी जो है किस अर्थशास्त्र की बात होगी, यहां पर आपकी और बहुत सारी चीजों के बारे में बात होगी। आई होप मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी को गाइस बिना किसी देरी के। और सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट रेजोल्यूशंस और ये सारी की सारी चीजें की थी। आज के लेक्चर में एजुकेशन किस तरीके से हिंदुस्तान में इवॉल्व हुई है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपको बहुत मजा आएगा रितु, बी एक्साइटेड। वेदांगास, जी हाँ, वेदांगास क्या होते हैं इसके बारे में, वेदास के बारे में बात होगी। 4 तरीके के वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है ना, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। इसके बाद वेदांगास क्या होते हैं? जो वेद को पढ़ने के काम आता है, जो वेद को समझने के काम आता है, वेद के जो अंग होते हैं उसको कहते हैं वेदांगास। इसके बारे में बात होगी। उसके बाद मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ एजुकेशन, जहां पर ब्राह्मण्स आ जाएंगे, जहां पर आपके क्षत्रियाज आ जाएंगे, वैश्याज आ जाएंगे, शूद्राज आ जाएंगे, इसके बारे में बात होगी। एवोल्यूशन है ना, यहां पर किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम बांटा गया है ना। महाप्रजनाज, ओके, अल्पा प्रजनाज, मध्य प्रजनाज, अल्पा प्रजनाज, राइट। सबसे अच्छे वाले, मीडियोकर्स और सबसे लो वाले। तो इसके बारे में हम बात करते चलेंगे। सो आर यू पीपल रेडी गाइस विद द कंसेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हायर एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर किस तरीके से एजुकेशन इवॉल्व हुई थी। सबसे पहले है ना, सबसे पहले आया था वैदिक, फिर आया था बुद्धिस्ट, राइट, फिर आया था मेडिवियल, करेक्ट, फिर आया था प्री इंडिपेंडेंस, फिर आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके बारे में बात है। फिर किस तरीके से एजुकेशन है ना, वेदांगा 6 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको ये समझना है वैदिक। यहां पे कभी कभार ना इस स्लाइड में से आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी है ना, इस स्लाइड में से आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी कि कौन सी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी कि कौन सी पीरियड में किस तरीके से कौन सा पीरियड सबसे पहले आया था, कौन सा पीरियड सबसे बाद में आया था। हाँ यार, थोड़ी सी आवाज में है थोड़ा मसला, तो थोड़ा सा संभाल लेना यार, है ना। तो चलिए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है ना, समझाने में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड, टाइम पीरियड देख लीजिए है ना। टाइम पीरियड किसी किसी बुक्स में ऊपर नीचे है, लेकिन इसको हम मानकर चलते हैं कि यही टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो वैदिक पीरियड है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, फिर मेडिवल है, फिर प्री है, फिर पोस्ट है। यहां से आपसे क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन बनता है ना, यहां से आपसे क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगली चीज हम पढ़ेंगे। तो यहां पर ना यहां पर मेन फोकस क्या है, राइट। यस, ओके, नोट्स आपको मिल जाएंगे, घबराइएगा मत। क्रोनोलॉजी क्या होता है सर? बेटा, कौन सी चीज पहले आई थी, कौन सी चीज बाद में आई थी, ये चीजें क्रोनोलॉजी में आती है। जैसे कि वैदिक पहले आया था कि बुद्धिस्ट पहले आया था। इसको याद करने की भी एक ट्रिक है मेरे पास है ना, आप इसको याद रख सकते हैं है ना। वी वेरी ब्रेव मैन, आप इसको याद रख सकते हैं। वी से आ गया आपका वैदिक, बी से आ गया आपका
बुद्धिस्ट और एम से आ गया आपका मिडीवियल, है ना, वेरी ब्रेव मैन। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट अगले वाले में है यार, इसमें नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ हम, हाँ, क्रोनोलॉजी का मतलब सीक्वेंस, जी बिल्कुल सही बात समझ गए आप मेरी, है ना। तो यहां पर कौन सी, वेरी ब्रेव मैन से, वेरी ब्रेव मैन से आप ये तीनों चीजें याद रख सकते हैं, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मेडिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इन इंडिया बिगेन अराउंड 3rd सेंचुरी, है ना, यस, ओके, अराउंड 3rd सेंचुरी में आई थी। और यहां पर विद द एलिमेंट ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग एंड इंपार्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, यहां पर वो क्या करते थे, वो रिलीजन से रिलेटेड, है ना, जो आपका रिलीजन है ना, रिलीजन से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती थी। ओके, रिलीजन से रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती थी और ट्रेडिशनल एजुकेशन यहां पर दी जाती थी। यहां पर जो मेन फोकस था ना, यहां पर मेन फोकस था चिंतन का। यहां पर आपका एग्जाम नहीं होता था, यहां पर आपका टीचर ने क्या पढ़ाया आपने उसको सोचना था। ओके, आपने उसको सोचना था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। द मेन फोकस, है ना, द मेन फोकस, सबसे पहले ये याद रखना है कि यहां पर एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में बिलोंग, शुरुआत हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी से, और सबसे बड़ा फोकस जो था रिलीजियस एजुकेशन देना और ट्रेडिशनल नॉलेज देना, यहां पर मेन फोकस था, नंबर 1। दूसरा जो मेन पॉइंट है यहां पर, वो जो समझने वाला है कि यहां पर चिंतन के ऊपर, है ना, थिंकिंग के ऊपर मेन फोकस था, राइट, थिंकिंग के ऊपर मेन फोकस था, रादर देन आपका कोई थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं और जो भी था, ऐसा नहीं था। यहां पर जो टीचर ने पढ़ाया आपने उसको सोचा, थिंक किया और फिर उसको एप्लीकेट किया, इसके बारे में बात थी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। तो यहां पर जो है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज दोनों ही थे, यहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज दोनों ही थे, राइट। तो फॉर्मल वेज मतलब कि अच्छे से पढ़ाई कराना है, मतलब गुरुकुल्स में भेजना है, और इनफॉर्मल वेज मतलब कि आप घर पे भी पढ़ाई करते थे, मतलब यहां पर हर एक चीज को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से रखा गया है। फॉर्मल भी है, अच्छे से आपको गुरुकुल में जाना है, वहां पर भी पढ़ाई करनी है, और आप इनफॉर्मल तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात जो यहां पर थी वो थी इंडिजीनियस एजुकेशन, मतलब आप जहां के हो, है ना, आप जहां के हो वहां की एजुकेशन आपको दी जाएगी, आपके घर में, टेम्पल्स में, पाठशालाज में, गुरुकुल में। इंडिजीनियस का मतलब होता है आप जहां के हो वहां की एजुकेशन, आप जहां के हो वहां की एजुकेशन आपको दी जाएगी। अब वो कहां दी जाएगी, है ना, वो कहां दी जाएगी, आपके घर में दी जाएगी, टेम्पल्स में दी जाएगी, पाठशालाज में दी जाएगी, गुरुकुल में दी जाएगी। टेम्पल्स, जो आपके मंदिर थे, उनको सेंटर ऑफ लर्निंग कहा, यस बिल्कुल काजल, इनफॉर्मल बाय दी पेरेंट्स, एब्सोल्युटली। सो टेम्पल्स वर दी सेंटर ऑफ लर्निंग, है ना, जो मंदिर थे वो वहां पर, जैसे आज के स्कूल्स हैं, है ना, आज के स्कूल्स हैं, तब के मंदिर होते थे, उनको सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता था। ओके, उनको सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता था। बात को समझे। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स विहारास जाते थे और यूनिवर्सिटीज जाते थे। जो हायर एजुकेशन के बंदे हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन है ना, जो नॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है, वो टेम्पल्स में, गुरुकुल्स में, पाठशालाज में होती थी, है ना, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो विहाराज और यूनिवर्सिटीज में होती थी। ये फर्क है, राइट, ये फर्क है। तो विहाराज क्या होता है, विहाराज होते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स। ओके, विहाराज क्या होते हैं गाइस, अगर आपको नहीं पता तो विहाराज होते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल। अब मैं एक बार शुरू से सारी कहानी शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंटर्स को बनाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, आराम से सुनिए, जल्दी कोई बात नहीं है, आराम से सुनिए। सबसे पहले आपको पता चला वैदिक पहले आया, फिर आया बुद्धिस्ट, फिर आया मेडिवियल, फिर आया प्री इंडिपेंडेंस, फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस। करेक्ट बात है, करेक्ट। पहली स्लाइड में ये था। दूसरी बार मैंने आपको ये बताया कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बड़ा फोकस करते थे, ट्रेडिशनल और रीजनल नॉलेज के ऊपर बड़ा फोकस करते थे, राइट। वो सबसे ज्यादा फोकस करते थे थिंकिंग के ऊपर, है ना। यहां पर कोई एग्जाम नहीं होता था, यहां पर थिंकिंग यानी कि चिंतन के ऊपर मेन फोकस होता था। यहां पर थिंकिंग यानी कि, है ना, यहां पर थिंकिंग यानी कि इस तरीके से फोकस होता था। यहां पर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन होती थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से एजुकेशन दी जाती थी। एजुकेशन दी जाती थी सर इंडिजीनियस तरीके से, मतलब आप जहां के हो वहां की एजुकेशन दी जाएगी। और टेम्पल्स को सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता था, टेम्पल्स को सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता था। ओके, विहाराज क्या होते हैं, विहाराज जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन जिन्होंने करनी है उन्होंने जाना था विहाराज। विहाराज होते हैं आपके बुद्धिस्ट टेम्पल्स, है ना। विहाराज क्या होते हैं आपके बुद्धिस्ट टेम्पल्स। या फिर बच्चे कहां जाते थे,
यूनिवर्सिटीज में जाते थे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। जी हाँ, और ओरल फॉर्म, विहाराज आर दी बुद्धिस्ट टेम्पल्स। क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है गाइस? फैक्ट के साथ पढ़नी है चीजें, है ना, पॉइंटर्स लगा के चीजें पढ़नी है, जैसे कि मैंने यहां पे पॉइंटर्स बना के आपको दिखाए हैं। इस तरीके से जब चीजें पढ़ेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है यहां पर? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है इसको लेकर? चलिए, बहुत बढ़िया। गुरुकुल क्या होता है बेटा? जहां पर बच्चे जाते हैं, अब जैसे आज के स्कूल्स है ना, आज के स्कूल्स हैं, तब के गुरुकुल्स होते थे, जो पुराने टाइम में गुरुकुल्स होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, कहानी आगे बढ़ी। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो एंशिएंट एजुकेशन है ना, नहीं, ईयर्स भी याद रखने होंगे। जी हाँ, ओके। अब यहां पर कहानी क्या है? ओके, चलिए अब कहानी को समझ। विहाराज हो गया बेटा, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हो गया। बार बार एक बात को ना पूछें। शिवानी देवगन, it's my request that don't say this, please repeat cause I am always repeating, okay, so just focus on the lecture, okay। चलिए, तो गाइज यहां पर जो एंशिएंट इंडिया की जो एजुकेशन थी, उसका जो मेन फोकस था ना, वो था एपिस्टेमोलॉजी। अब ये एपिस्टेमोलॉजी है क्या? ये मतलब है कि माइंड का रिलेशन रियलिटी के साथ, जो आपका माइंड सोचता है उसका रियलिटी के साथ कनेक्शन जो होता है, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसके ऊपर आपकी एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन चलती थी। गुरु को, यस प्राची, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बात समझ गए आप। एक टर्म है यहां पर, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे सवाल बनता है एपिस्टेमोलॉजिकल। एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब है कंसर्न्ड विद द माइंड्स रिलेशन टू द रियलिटी। जो आपके माइंड का रिलेशन है, जब वो आपकी रियलिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके माइंड का रिलेशन आपकी रियलिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलेंगे। और ये एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन इसके ऊपर चलती थी। मैंने आपको बताया ना, चिंतन के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, है ना, आपका माइंड आपकी रियलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकता है, कैसे चिंतन, कैसे थिंकिंग बन सकती है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, है ना। जो आप आंचल राजपूत एंड आंचल राजपूत, जहां पर आप चिंतन, इट्स ऑल, आप ये सोचो सिर्फ चिंतन की बात हो रही है। एपिस्टेमोलॉजी एक चिंतन का हायर वर्जन है, ओके, हायर वर्जन है, जहां पर आपकी बात किससे हो रही है, आपका दिमाग आपकी रियलिटी से कनेक्ट कर पा रहा है। जो आप सोच रहे हो वही रियलिटी से आप उसको अमल में ला रहे हो। दैट इज अ थिंग गाइस, ओके, दैट इज अ थिंग गाइस। बात समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलिए, इन अ ब्रॉडर सेंस, फिलॉसफीज एंड एक्टिविटी पीपल अंडरटेक व्हेन दे कैन सी अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स। जब वो अपने बारे में, है ना, जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब वो सोचेंगे कि किस तरीके से हम एज अ सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेन थिंग, ओके ओके। सुन के बातों को समझना, यस एब्सोल्युटली। जब आप सुनकर, है ना, जब आप सुनकर, है ना, बातों को समझेंगे, बिल्कुल सही, जब आप सुनकर बातों को समझेंगे, रियलिटी से अपने माइंड को जिंदगी की रियलिटी से कनेक्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाट एन एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट, ओके, दैट इज व्हाट एन एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट। थिंकिंग टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूं, या मुझे आज जो टीचर ने पढ़ाया है, यस, मुझे आज जो टीचर ने पढ़ाया है उसका ये मतलब है। आज मैं, देखो, आज मैं हायर एजुकेशन पढ़कर आया हूं, आपके माइंड ने हायर एजुकेशन सीखी, आपने उसको रियलिटी से, आपने उसको रियलिटी से कैसे कनेक्ट किया। सो दैट इज व्हाट एन एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज अ थिंग गाइस, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल शीतल, बिल्कुल करेक्ट। अंकिता पटनायक, एग्जाम्पल से कनेक्ट हो गया बात, ओके ओके। अब इसके बाद आते हैं, ये होगी एंशिएंट एजुकेशन की बात, एब्सोल्युटली। अब जब पॉइंट पर आते हैं तो यहां पर 4 वेदास हैं, है ना। वेदास कौन कौन से हैं गाइस? एक है आपका ऋग वेदा, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रिया। तो यहां पर ऋग्वेद की बात हो रही है। बेटा प्रशांत शर्मा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, वैदिक का टाइम स्पेन क्या था बेटा? सब मिल जाएगा, ओके, सब मिल जाएगा, सो बाद में, ओके। तो वेदास, यहां पर 4 तरीके के वेदास हैं गाइस। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। देखिए ऋग्वेद क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ओके। ऋग्वेद क्या है भाई? सबसे ओल्डेस्ट वेद है। देखिए यहां पर ये ऋग्वेद है ना, अर्लीस्ट फॉर्म है, ये ऋग्वेद है, अर्लीस्ट फॉर्म है, करेक्ट। सामवेद है, यहां पर सिंगिंग से ये रिलेटेड है, ओके। सामवेद, साम से आप सिंगिंग करेक्ट कर सकते हैं, ओके।
है ना, साम से आप सिंगिंग कनेक्ट कर सकते हैं, यजुर्वेद से आप बुक्स ऑफ प्रेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यजुर्वेद आर दी रिचुअल्स, ओके, यजुर्वेद क्या है, आपके रिचुअल्स, आपके रीति रिवाज, आपकी प्रेयर्स, और अथर्वेद क्या है, आपका ब्लैक मैजिक। इस तरीके से आप 4 वेदों को डिफाइन कर सकते हैं। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद। यहां पर क्या है, यहां पर हाइम्स है, यहां पर क्या है, यहां पर मंत्र हैं, ओके, यहां पर मंत्र हैं। अच्छा, सामवेद की बात आ गई तो यहां पर ये सिंगिंग है। ये सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से, सॉन्ग से, सिंगिंग से रिलेटेड है, म्यूजिक से, सॉन्ग से, सिंगिंग से रिलेटेड है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद रिलेटेड है आपके रिचुअल से, है ना, आपके रिचुअल से, आपके बुक्स ऑफ प्रेयर से, बुक्स ऑफ प्रेयर से। तो दैट इज व्हाट यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद इज रिलेटेड टू योर ब्लैक मैजिक। ये है आपके 4 वेद का मेजर क्रक्स जो आपको पढ़ना है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, कस्टम, रिचुअल्स, प्राची, दीज आर दी रीति रिवाज, ओके। सामवेद इज फॉर सिंगिंग, ओके, ऋग्वेद इज फॉर आपका हाइम्स, दैट इज मंत्रस, और यजुर्वेद आपका बुक्स ऑफ प्रेयर्स, एंड अथर्ववेद इज दी ब्लैक मैजिक। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। आई होप इट्स क्लियर गाइस। यस, बुक्स ऑफ प्रेयर्स, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांगास क्या है सर, ये लिटरली क्या है, लिम्स ऑफ वेदास है ना, ये लिटरली क्या है बेटा, लिम्स ऑफ वेदास। बेसिकली जो चीज आपको वेदास को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेदांगास बोलते हैं। दैट इज अ मेन पॉइंट आपको वेदांगास का जो ध्यान में रखना है गाइस, आपको मेन पॉइंट। यस, नहीं, बुक्स ऑफ बेटा प्रेयर्स इज समथिंग, नहीं, प्रेयर्स आर समथिंग एल्स एंड मंत्रस आर समथिंग एल्स, राइट। तो आप उसको एज अ, है ना, आप उसको एज अ समझिए कि जो यजुर्वेद है आप उसको रिचुअल्स के नाम से समझिए, रिचुअल्स, रीति रिवाज की वहां पर बात की गई है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, ब्लैक मैजिक मीन्स सुपरस्टिशन नहीं, ब्लैक मैजिक मीन्स जादू टोना, पराग सहारा। ब्लैक मैजिक का मतलब है जादू टोना करना, ओके। चलिए, सो वेदांगास की बात करते हैं। वेदांगास क्या है, जो वेदों को समझने में आपको हेल्प करता है ना, आपको हेल्प करता है, उसको आप वेदांगास कहते हैं। ये कितने हैं, ये 6 इन नंबर है, ये पॉइंट है। ये कितने हैं, ये 6 इन नंबर है। लिम्स ऑफ दी बॉडी, जैसे कि आपके शरीर के लिम्स होते हैं, दे परफॉर्म वेरियस सपोर्टिव एंड ऑगमेंटेटिव फंक्शन। आपके जो लिम्स होते हैं, आपके हाथ पैर और ये सारी चीजें, ये अलग अलग फंक्शंस को हेल्प करती हैं, अलग अलग फंक्शंस करने में हेल्प करती हैं। उसी तरीके से 6 वेदांगास जो हैं वेदों को अलग अलग पढ़ने में हेल्प करते हैं। कुछ अब जैसे कोई व्याकरण हो गया, है ना, कोई चीजें, हाँ, कल्प, व्याकरण, ये सारी की सारी चीजें अभी बात करते हैं। यहां पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, वेदास का मतलब होता है गाइज, अगर ये सवाल पेपर में बना है, वेदास का मतलब होता है गाइज नॉलेज। वेदास का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। यस, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइज, बात समझ गए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदास का मतलब नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। वेदांगास की कहानी समझ में आ गई। 6 वेदांगास हैं। एक है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ओके। 6 हैं, याद रख लीजिए, है ना, याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ओके, याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 6 वेदांगास, यहां से क्वेश्चन बनता है गाइस, यहां से क्वेश्चन बनता है, पहले भी बना है। वेदांगास क्या होते हैं, वो चीजें जो वेदों को पढ़ने के काम आती हैं। कितने वेदांगास होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी सुन लेते हैं। शिक्षा, दैट इज फेनेटिक्स। फेनेटिक्स क्या है, आपके ह्यूमन स्पीच की जो साउंड होती है ना, आपके ह्यूमन स्पीच की जो साउंड, जब आप बोलते हो तो साउंड निकलती है, उसकी जो स्टडी होती है उसको फेनेटिक्स यानी कि शिक्षा बोला जाता है वेदांगास के अंदर। व्याकरण यानी कि ग्रामर होता है। छंद, जो आपके, छंद का मतलब क्या है, जो आपके संस्कृत के, है ना, जो आपके संस्कृत के दोहे हैं, है ना, जो आपके संस्कृत के दोहे हैं, उनका जो स्टडी होती है, उसकी जो पढ़ाई होती है, उसको हम बोलते हैं, यस, उसको हम बोलते हैं आपका छंद। निरुक्त क्या है, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। जब वर्ड्स ओरिजिनेट हुए थे उनके क्या मतलब है, क्योंकि वेद जो है आपको पता है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब उसको समझना,
उसका ओरिजिनेशन और उसका मीनिंग, है ना, दैट इज व्हाट एन एटिमोलॉजी इज ऑल अबाउट. Phonetics is the pronunciation. That's absolutely correct. Yes, absolutely. Phonetics is the pronunciation and Shandas are the poetic verse in Sanskrit. जो आपके जो मैं कहूंगा कि संस्कृत में जो दोहे होते हैं उनकी स्टडी को आप छंद कहते हैं. ओके, आप छंद कहते हैं, राइट. उसके बाद कल्प, दैट इज आपके रीति रिवाज, और ज्योतिषा, दैट इज आपकी एस्ट्रोनॉमी. ज्योतिष आपकी एस्ट्रोनॉमी. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस. SCVNJKS. एटिमोलॉजी मीन्स आपका जिस तरीके से, देखो वेदास जो है संस्कृत में लिखे गए थे, आर्यमानी, है ना, वेदास जो है, तो अब इनका ओरिजिन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है वर्ड्स की, और उनके मीनिंग, इस पूरे के पूरे स्टडी को क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं. इस पूरे के पूरे स्टडी को क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं. बात समझ में आ गई गाइस. जो भी लोग कह रहे हैं ना सर स्पीड स्लो करो, बेटा आप ना अपने हिसाब से स्पीड मैनेज कर सकते हैं वीडियो की. ओके, आप अपने आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं वीडियो की, कोई परेशानी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, मुझे कवर करना पड़ेगा ना बेटा. अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा भी लग रही है तो आप बाद में अपनी स्पीड पर इसको देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, राइट. बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं काफी बार रिपीट करने की. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया. ओके, अब यहां पर अगेन एक और क्वेश्चन बनता है ना. यस एब्सोल्युटली अदिला, आपको पढ़ना पड़ेगा यार, बिल्कुल सही. अच्छा, ओके, एस्ट्रोनॉमी मतलब बेटा नॉलेज अबाउट द स्टार्स, द यूनिवर्स. ओके ओके, नॉलेज अबाउट द स्टार्स, द छंदास, दी संस्कृत के जो दोहे होते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है. ओके, छंदास. पूजा सिंह. अच्छा, चलिए अब पढ़ते हैं आगे. अब यहां पर बात आती है, ये क्वेश्चन बना था बेटा पेपर में, है ना, ये क्वेश्चन बना था पेपर में. क्वेश्चन क्या बना था कि आपके जो मीडियम है एंशिएंट एजुकेशन में वो क्या था गाइस, वो संस्कृत था. एंड द नॉलेज वाज पास्ड ओरली, है ना, ओरली. ओके, ये स्टडी ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड यूनिवर्स आर द एस्ट्रोनॉमी. ऋतु. ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच रिम्पा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द स्पीड. अच्छा, तो यहां पर जो आपकी एजुकेशन थी बच्चे, वो दी जाती थी आपको संस्कृत के अंदर. किस में दी जाती थी, संस्कृत के अंदर दी जाती थी. और नॉलेज जो है ना ओरली, मैंने आपको हमेशा कहा है कि यहां पर कोई कॉपी किताब का मसला नहीं होता था. यहां पर नॉलेज कैसे होती थी, यहां पर नॉलेज जो होती थी वो चिंतन से होती थी, है ना. चिंतन यानी कि किससे, यानी कि थिंकिंग से होती थी. तो यही इसका मेन फोकस है. और ये सब कुछ कहां पे होता था, ये सब कुछ होता था बेटा गुरुकुल के अंदर. ये सब कुछ कहां पे होता था, ये सब कुछ होता था बेटा गुरुकुल के अंदर. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे. तो यहां पर आपने इस स्लाइड में आपने 3 बातें सीखी कि एजुकेशन किस में दी जा रही थी, एजुकेशन संस्कृत में दी जा रही थी, राइट. और यहां पर कैसे एजुकेशन दी जा रही थी, ओरली एजुकेशन दी जा रही थी. उसके बाद अगली चीज जो है, यहां पर आपको रेजिडेंशियल फॉर्म, रेजिडेंशियल का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल एक वर्ड यहां पर लिखा है, रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है. रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग का मतलब यह है, रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट होगा, है ना, वो गुरु के घर पे जाकर, यानी कि गुरुकुल में रहेगा, है ना, वहां पर लिव करेगा, वहां पर स्टडी करेगा और वहीं पर ही अपना जीवन बिताएगा. दैट इज व्हाट अ रेजिडेंशियल एजुकेशन मीन्स. दैट इज व्हाट एन रेजिडेंशियल एजुकेशन मीन. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस. ओके, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. बात समझ में आ गई. यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ गया सर, एक आ गया आपका पार विद्या. नॉलेज को यहां पर एजुकेशन को, है ना, नॉलेज को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नॉलेज को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है आपकी पार विद्या और एक है आपकी अपार विद्या. क्या समझे, एक है आपकी पार विद्या, एक है आपकी अपार विद्या, जहां पर हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, यानी कि क्या कर रहे हैं यहां पर, ये कर रहे हैं कि, है ना, यहां पर ये कर रहे हैं कि आप जो है नॉलेज से ऊपर चले जाओ. यहां पर आप क्या चले जाओ, यहां पर आप मोक्ष की तरफ चले जाओ. एक तरीके से हायर नॉलेज एंड दी स्पिरिचुअल विजडम, यहां पर आप दुनिया की जितनी भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें हैं इनसे दूर चले जाओ और आप बहुत ही ऊपर चले जाओ. एंड दैट इज व्हाट एन हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, एंड दैट इज व्हाट एन पार विद्या इज ऑल अबाउट. ओके,
दैट इज व्हाट एन पार विद्या इज ऑल अबाउट। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, लीफ पर लिखते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस एब्सोल्युटली रितु, बिल्कुल करेक्ट, बात समझ गए आप मेरी। पार विद्या एवरीवन। अगली चीज क्या है ना, अगली चीज क्या है, अपार विद्या। अपार विद्या मीन्स द लोअर नॉलेज, द वर्ल्डली नॉलेज, दुनिया की जानकारी, है ना। यहां पर क्या है, आप इसको अगर सिंपल समझें, यहां पर दुनिया की जानकारी के बारे में बात हो रही है ना। यहां पर दुनिया की जो जितनी भी आप, जैसे हम नॉर्मली जीवन जीते हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट एन अपार विद्या दैट वी आर टेकिंग। पार विद्या इज अपार फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना, जो कि दुनिया से ऊपर है, जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ओके, दैट इज अ थिंग गाइस। यस, अपार विद्या, यस एब्सोल्युटली। मटेरियल नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट बोला, मटेरियलिस्टिक नॉलेज, जो वही है ना, दीन दुनिया के फोन, है ना, कार, घर, ये सब चीजें। ओके, ये सब चीजें। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। स्पिरिचुअल विजन, यस एब्सोल्युटली। आप पॉइंट को समझो ना, वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं यार, है ना, वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप पॉइंट को समझने की कोशिश करो, पॉइंट क्या बोला जा रहा है, बात समझ गए आप। एवरीवन सेटिस्फाइड गाइस। यस, आगे बढ़ते हैं। एक होती है सर सेरेमनी, जिसको हम बोलते हैं उपनयन। उपनयन क्या होता है गाइस, उपनयन का मतलब है इनिशिएशन। जब रीच द एज ऑफ 5 फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं विद्या आरंभ, वर्शिपिंग गॉडेस सरस्वती एंड लर्निंग द अल्फाबेट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बात समझ गए आप मेरी। यहां पर मैंने आपको क्या बोला, यहां पर मैंने अब आपको दो चीजें और बोली। ओके, यस, पार और अपार, यस आपरा, यस आपरा या अपार जैसे भी कह लो आप उसको। सेक्युलर साइंसेस सीमा इज ऑल अबाउट दी वर्ल्डली नॉलेज, है ना, दुनिया की जानकारी। सीमा, है ना, दुनिया की जानकारी, आप इसको इस तरीके से समझें, है ना। ओके, यस एब्सोल्युटली। ओके, तो यहां पर उपनयन है, जहां पर आपकी स्टडी शुरू होती है। उपनयन का मतलब है इनिशिएशन, आपकी स्टडी का शुरुआत होना। और जब स्टडी की शुरुआत होती है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और वो जाता है, मतलब सरस्वती की पूजा होती है और वो अल्फाबेट्स को पढ़ना शुरू करता है, और इस चीज को बोला जाता है विद्या आरंभ। एम आई क्लियर गाइस? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। उपनयन एंड विद्या आरंभ इज क्लियर टू एवरीबडी। ये भी सवाल पेपर में बनता है गाइस, ये भी सवाल पेपर में बनता है। तो जहां जहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वहां से ध्यान रखिएगा। यस एब्सोल्युटली, अर्थली नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यहां पर वुमेन एजुकेशन को निग्लेक्ट नहीं किया गया है। यहां पर वुमेन एजुकेशन को निग्लेक्ट नहीं किया गया है, निग्लेक्ट नहीं किया गया है। वुमेन को भी प्रॉपर एजुकेशन दी है। वुमेन की एजुकेशन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है आपकी सद्यद्वाहज और एक है आपकी ब्रह्मवादिनीज। ध्यान से सुनिएगा, सद्यद्वाहज और ब्रह्मवादिनीज होते क्या है ना। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। ब्रह्मवादिनी सद्यद्वाहज होते क्या है, सद्यद्वाहज ये पढ़ेंगे, ये तब तक पढ़ेंगे, ये वुमेन होती हैं, ये तब तक पढ़ाई करती हैं जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती, मैरिज तक बस। जब मैरिज हो गई पढ़ाई रुक गई। ओके, मैरिज हो गई पढ़ाई रुक गई। दूसरी आती है सर ब्रह्मवादिनीज। ब्रह्मवादिनीज कहती हैं कि मैरिज नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी हायर स्टडीज लेनी है। दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द टू गाइस, दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। एक होते हैं आपके सद्यद्वाहज और एक होते हैं आपके ब्रह्मवादिनीज। सद्यद्वाहज क्या होते हैं, सद्यद्वाहज होते हैं आपके वो वुमेन जो कि सिर्फ तब तक पढ़ेंगी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, और दूसरी होती हैं आपकी ब्रह्मवादिनीज, ये तब तक पढ़ेंगी जब तक ये पढ़ना चाहती हैं, इनको शादी का कोई भी मसला नहीं है ना। हु रिनाउंस मैरिज ऑल टुगेदर टू परस्यू दी हायर स्टडीज, जिसने मैरिज को दरकिनार कर दिया है ना, मैरिज को दरकिनार कर दिया है और फोकस किया है सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, यहां पर अगर मैं एंशिएंट एजुकेशन की बात करता हूं, यहां पर चलो यहां पे समझाता हूं। अगर मैं एंशिएंट एजुकेशन की बात करता हूं तो यहां पर जो टीचर था ना गाइज, जो टीचर था उसका बहुत ही ज्यादा पाइवोटल रोल था। पाइवोटल का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इसका मतलब यह हुआ कि जो टीचर ने कह दिया, है ना, जो टीचर ने कह दिया वही होगा। ओके, यहां पर टीचर जो है उनके पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट माना जाता था। यहां पर टीचर जो है उनके पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट माना जाता था। एक बार जब एक बच्चा गुरुकुल में चला गया,
एक बार एक बच्चा गुरुकुल में चला गया तो वहां पर फिर वो सारा का सारा अपने गुरु की जिम्मेवारी होता था, जैसे कि घर पे वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी होता है। ओके, जैसे कि घर में वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी होता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है इस बात से? यस यस, टीचर की बात पत्थर की लकीर है, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। यस राम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ गए आप मेरी? बात समझ गए आप मेरी? यस। तो ये होता था, यहां पर ये लिखा है कि टीचर का, यहां पर ना बेसिकली क्या है, यहां पर जो अप्रोच होती थी ना गाइस, वो होती थी टीचर सेंट्रिक अप्रोच। क्या होती थी? टीचर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब टीचर को सेंटर में रखकर, है ना, टीचर को सेंटर में रखकर सारे के सारे जो है स्टडी को सारा का सारा बनाया जाता था माहौल। लेकिन आज का टाइम कैसा हो गया है? आज का ये है आपका एंशिएंट एजुकेशन। विद द टाइम एजुकेशन इवॉल्व होती गई और आज हम एनईपी पढ़ेंगे आगे। एनईपी 2020 में अब हम क्या हो गया है? अब हो गया है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। क्या हो गया है? स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो गया है। सो दैट इज द डिफरेंस, है ना, जो इवॉल्व हुई है। जैसे आज हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं एंशिएंट एजुकेशन का इवोल्यूशन, राइट? सो इवॉल्व हुई है विद द टाइम, है ना। तो दिस इज द पॉइंट गाइस। अच्छा, अब एम क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, द अल्टीमेट एम टू अचीव द मोक्ष। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मेन मोटिव था वो था कि मोक्ष की प्राप्ति होना। ओके, मोक्ष की प्राप्ति होना। बेटा विद्या आरंभ में ना वो अल्फाबेट सीखना शुरू करता है, उपनयन में उसकी जस्ट शुरुआत होती है कि अब वो शुरुआत कर रहा है पढ़ाई की। दैट इज अ डिफरेंस। ओके, इनिशिएशन मतलब उपनयन का मतलब एजुकेशन का इनिशिएशन, विद्या आरंभ मतलब जब वो अल्फाबेट को सीख रहा है। ओके, चलिए, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कि अब स्टूडेंट को ध्यान में रखकर आपकी सारी स्टडी बनाई जाएगी। ओके, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर अब आपकी सारी स्टडी बनाई जाएगी। दैट इज अ थिंग। अच्छा, आगे आ जाओ गाइस। एंशिएंट, पीछे चल रही है। तो यहां पर एम ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या है? सबसे पहला एम है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोक्ष। यहां पर क्या मतलब है ना, यहां पर क्या मतलब है? यहां पर मतलब ये है ना, यहां पर मतलब ये है कि आपने क्या करना है। यहां पर मतलब यह है कि आपने हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है। आपने क्या करना है? आपने वर्ल्डली नॉलेज, जो आपका जो मतलब सारा कार एसी ये वो आपने नहीं करना। आपने सारी दीन दुनिया को त्याग कर, है ना, आपने सारी दीन दुनिया को त्याग कर आपका फोकस जो होना चाहिए, यस, फ्री फ्रॉम, बहुत ही अच्छा वर्ड बोला, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। बर्थ एंड डेथ साइकिल, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, उसके बाद क्या करना है? कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है ना, यहां पर आपको अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से आपने ऑनेस्टी दिखानी है, सच्चाई दिखानी है, मतलब अपना कैरेक्टर पूरा का पूरा एक मेंटेन करना है। दैट इज व्हाट अ कैरेक्टर फॉर्मेशन। पहला आया मोक्ष, जब आप जीवन और मरण की साइकिल से बिल्कुल अलग हो गए। एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। उसके बाद आया कैरेक्टर फॉर्मेशन, जहां पर आपने पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है बिल्ड कर लिया। एल्डर्स से कैसे बात करनी है, सच्चाई, है ना, ट्रुथफुलनेस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, और ये सारी की सारी चीजें। अगली चीज क्या है? इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहां पर क्या दिया जाता है, यहां पर ट्रेडिशनल या फिर रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर बात होती है ना, एथिकल साइड, सो दैट द स्पिरिचुअलिटी विल बी इन्वेस्टेड इन द पीपल, है ना। आपको स्पिरिचुअलिटी की भावना, ओके, जी हाँ, आपको स्पिरिचुअलिटी की भावना मतलब एक अंदर से स्पिरिचुअल होना है, रिलीजियस होना है ना, रिलीजियस जानकारी आपके अंदर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलीजन किस तरीके से है। आपको अध्यात्म की ओर जाना है, अगर मैं इसकी हिंदी बोलूंगा, आपको अध्यात्म की ओर जाना है। दैट इज व्हाट, एंड दिस इंपार्टिंग द रिलीजियस नॉलेज। स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, मतलब अपने आप को तो सुधारना ही है, कैरेक्टर बिल्डिंग तो करनी ही है, लेकिन आपकी सोसाइटी की तरफ भी कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए, जहां पर आपको एज अ पिता का रोल निभाना होता है, आपको बेटे का रोल निभाना होता है ना, पिता का रोल निभाना होता है, बेटे का रोल निभाना होता है, आपको एक भाई का, एक हस्बैंड का रोल निभाना होता है। तो ये सारी की सारी आपकी सोसाइटी की ड्यूटीज हैं। अपना कैरेक्टर बदलने के साथ साथ आपको ये वाली ड्यूटीज भी निभानी है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बात समझ गए। मोक्ष की तरफ जाना है, अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, रिलीजियस जानकारी आपके पास, आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है, और स्ट्रेस ऑन दी सोशल ड्यूटीज। यस,
रिलीजियस नॉलेज फ्रॉम वेरियस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी, आपको अपनी ऑल राउंड पर्सनालिटी में निखार करना है, ना केवल सोशल बल्कि पर्सनल, मतलब हर तरीके से आपने अपनी पर्सनालिटी को शेप करना है और बेटर टू बेटर करना है। ओके, शेप करना है। और वोकेशनल एजुकेशन, यस एब्सोल्युटली। उसके बाद प्रिजर्वेंस एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज, आपको अपना हेरिटेज, अपना जो पुराना जो चीजें हैं, है ना, जो सोसाइटी ने आपको दी हैं, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कल्चर एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, आपको जो आपका पास्ट है, जो पास्ट की एजुकेशन है, जो पास्ट की एजुकेशन है, उसको आपने मेंटेन करके रखना है ताकि उसकी फ्यूचर जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए। दैट इज व्हाट, अपना जो आपके पास जो कीमती चीजें हैं पास्ट से जो आपको मिली हैं, वो आपने फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखनी है। दैट इज व्हाट प्रमोशन एंड कल्चरल हेरिटेज। और एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? वोकेशनल एजुकेशन का मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जिससे आपके घर में, प्रैक्टिकल नॉलेज जिससे आपके घर में पैसा आएगा, जिससे आपके घर में पैसा आएगा, दैट इज व्हाट एन वोकेशनल एम इज ऑल अबाउट। तो ये सारी की सारी चीजों पे फोकस है। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आगे सर मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्किल एजुकेशन, यस, प्रैक्टिकल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, बिल्कुल, जिससे आपके घर में खाना आएगा, आपके घर में रोटी आएगी, दैट इज व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इंस्ट्रक्शन देने के माध्यम कौन कौन से थे, आपको इंस्ट्रक्शन देने के माध्यम कौन कौन से थे। सबसे पहले, क्योंकि यहां पर फोकस ही हो रहा है चिंतन के ऊपर, है ना, यहां पर फोकस ही किसके ऊपर हो रहा है? चिंतन के ऊपर। आइए देखिए, सबसे पहले क्या है? श्रवणा, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द टीचर। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ सुन रहे हो, आप सिर्फ अपने कानों से सुन रहे हो। जो भी आपका, जैसे मैं अभी का एग्जांपल लेता हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना, आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो, हेयरिंग द ट्रुथ, दैट इज व्हाट अ श्रवणा इज ऑल अबाउट, राइट। जब मैंने आपको कुछ बोला, आपने मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड्स को सुना, दैट इज व्हाट अ श्रवणा इज ऑल अबाउट। मनन क्या है? मनन यह है कि अब आपने सोचा कि टीचर ने जो पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया आपने। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया आपने। बात समझ में आ गई आपको? सबसे पहले क्या किया? श्रवणा के अंदर आपने सिर्फ सुना। मनन के अंदर आपने क्या किया? आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, इवैल्यूएट किया कि टीचर ने जो पढ़ाया आपने उसके बारे में सोचा। ओके, आपने उसके बारे में सोचा। दैट्स यस एब्सोल्युटली क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। मतलब आपने अपने आप से सवाल किया, नहीं, रीथिंक नहीं, रीथिंक इज समथिंग एल्स। रीथिंक का मतलब दोबारा सोचना। अंजेश सिंह, इंट्रोस्पेक्शन मींस आपने अपने अंदर झांक कर अपने आप से पूछा कि टीचर ने जो पढ़ाया आपको कितना समझ आया। दैट इज व्हाट अ मनन इज ऑल अबाउट, है ना। श्रवण इज सिर्फ सुना, मनन इज उसको समझा, परखा। दैट इज अ थिंग। ओके, दैट इज अ थिंग। दो बात। तीसरी बात, श्रवण मनन के बाद अगला आ गया निध्याध्यासन। निध्याध्यासन क्या हो गया सर? इट इज अ कॉम्प्रिहेंडिंग ट्रुथ एंड अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड, है ना, लिविंग एंड ब्रीदिंग द ट्रुथ। यहां पर क्या है? आपने, यस, ओके, आपने क्या किया? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। श्रवण मनन के बाद निध्याध्यासन, आपने जो सोचा उसको आपने प्रैक्टिकली लगाने के बारे में अब विचार किया। पहले आपने सुना, फिर आपने सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया, राइट। उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सोचा, राइट, अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड। और यहां पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आपने क्या कहा? उसको आपने श्रुति कहा। तो यहां पर चार चीजें हो गई। सबसे पहले, हालांकि तीन ही होती है, निध्याध्यासन तक ही होता है, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उसमें इसका पार्ट ले लिया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या किया? आपने श्रवण किया, आपने सुना, उसके बाद आपने मनन किया, आपने थिंक किया, उसके बाद आपने निध्याध्यासना किया, आपने उसको सच्चाई को समझा और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का नाम दिया। उसके बाद आखिरी में आपने श्रुतिज को तो कहा ही जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। नॉलेज वाज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज श्रुतिज। यस, एब्सोल्युटली।
Absolutely correct. I hope it's clear to everyone, guys. Okay, I hope it's clear to everyone, guys. Yes. Okay. आगे बढ़ते हैं. Okay, guys. Yes. कॉम्प्रीहेंड मीन्स एक तरीके से समझना है ना. कॉम्प्रीहेंड का मतलब अगर कोई पूछ रहा है, कॉम्प्रीहेंड मतलब एक तरीके से होता है समझना. आपने समझा, सच्चाई को समझा और फिर आपने उसे रियल वर्ल्ड में लगाने का सोचा. ओके, तो यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो रही है गाइस? यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो रही है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि वेद और उपनिषद में फर्क क्या होता है. आपको क्या समझना चाहिए? आपको वेद और उपनिषद में फर्क समझना चाहिए. मैं आपको समझाता हूं. वेद क्या होते हैं? वेद होते हैं आपके रिटन टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस. ये लिखित चीजें हैं जो कि आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपके ट्रेडिशन को संजो के, है ना, एक जगह पर रखा हुआ है. दैट इज व्हाट अ वेदास इज ऑल अबाउट. क्या समझे आप? वेदास क्या है? एक रिटन, है ना, एक रिटन स्क्रिप्चर है ना, एक रिटन डाटा है जो कि आपके रिलीजियस सारे के सारे मैटर्स को संजो कर रखता है, आपके ट्रेडिशंस को संजो कर रखता है. वहीं उपनिषद क्या है? एक फिलोसॉफिकल थॉट है ऑफ मेन एंड वुमेन दैट प्राइमरली फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. उपनिषद क्या कहता है? जब आदमी और महिलाएं अध्यात्म की ओर चली जाएं, इस चीज को हम कहते हैं उपनिषद. और वेद क्या होते हैं? आपके रिटन टेक्स्ट्स, है ना, टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेडिशंस. दैट इज अ मेन डिफरेंस. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे? मैं यहां पर अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, वेद क्या है ना, वेद क्या है? एक रिटन टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट है जो कि आपके ट्रेडिशन को, जिसने आपके ट्रेडिशन को बचा रखा है. सुनना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, सुनना. वेद क्या है? रिटन टेक्स्ट है जो कि आपके ट्रेडिशन को बचाता है. और उपनिषद क्या है? उपनिषद वो चीज है जहां पर आपके मैन और वुमेन के थॉट्स हैं, मैन और वुमेन के थॉट्स हैं टूवर्ड द स्पिरिचुअल विजडम की तरफ, जब वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ वो जाते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ वो जाते हैं. दैट इज अ मेन मकसद. उपनिषद क्लियर नहीं हुआ? उपनिषद दोबारा से बता देते हैं. रिटन फिलोसॉफिकल थॉट्स, वो रिटन थॉट्स हैं. देखो यार, सिंपल सा समझो, एक और बार समझो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो यहां पर समझो, वेद क्या करते हैं? वेद क्या करते हैं? आपके रिटन, है ना, आपके रिटन टेक्स्ट हैं जो कि आपके ट्रेडिशन को, है ना, जो कि आपके ट्रेडिशन को, आपके सारे के सारी चीजों को बचा कर रखते हैं. ओके, आपके कल्चर को बचा कर रखते हैं. राइट, दैट इज वेद. उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद ये है कि आपके रिटन फिलोसॉफिकल चीजें हैं, रिटन फिलोसॉफिकल चीजें हैं जहां पर आदमी, मेन एंड वुमेन आते हैं और उनको क्या चाहिए? उनको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, उनको अध्यात्म की प्राप्ति चाहिए, उनको अध्यात्म की प्राप्ति चाहिए. जैसे एब्सोल्युटली ओके, रिटन होते हैं, दोनों ही रिटन है, लेकिन वो फिलोसॉफिकल थॉट है ना, वो फिलोसॉफिकल है, थॉट है, और वो आपका ट्रेडिशन को बचाने की चीज है. 4 वेद 8 उपनिषद, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट गई. जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. मतलब बेसिकली अगर हम इसको क्रक्स को समझे ना यार, वो आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देने के लिए है ना, स्पिरिचुअल अध्यात्म की प्राप्ति करवाने के लिए उपनिषद है, और आपके सारे के सारे ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को बचाने के लिए रिटन फॉर्म में जो दिया गया है वो आपका वेद है. दैट इज अ मेन थिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक होती है सर त्रिपिका. ओके, त्रिपिटका ये क्या है सर? ये एक नेम है, सैक्रेड टेक्स्ट है. किसका? बुद्धिज्म का. यहां पर आता है सैक्रेड टेक्स्ट बुद्धिज्म का. कौन सा है आपको बताना है. त्रिपिटका जो है सैक्रेड, बहुत ही पवित्र, है ना, बहुत ही पवित्र टेक्स्ट है. किसका? यस, 108 उपनिषद है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही. 108, 108 आर दी उपनिषद्स. और वेद कितने हैं? 4 हैं आपके वेद, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. 108 उपनिषद, यस, रिटन है अंकिता, दैट इज रिटन ऑल्सो. यस यस एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली. वेदास जो है एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बिल्कुल सही. वेदास जो है एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, और ये मेन एंड वुमेन के स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात करता है. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. यस एब्सोल्युटली करेक्ट.
यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। यस अब बहुत ही पवित्र, सैक्रेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही पवित्र टेक्स्ट है किसका? बुद्धिज्म का। ये किसके बारे में बात करता है? धर्म के बारे में बात करता है। ये बुद्धास की टीचिंग के बारे में, बुद्धास क्या ज्ञान देते हैं उसके बारे में बात करता है। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। जी हाँ, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधामा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 तरीके के हैं। अब ये क्या है, मैंने इसको मार्क किया हुआ है। यहां पर आपके मॉन्क्स के रूल्स के बारे में बात करते हैं, सुत्त पिटक में आपके धर्म और टीचिंग्स के बारे में बुद्धा की बात करते हैं, और आखिरी वाले में कमेंट्रीज ऑफ दी धर्मास के बारे में बात करते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंजेश ये भी सही है यार, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। बिल्कुल सही। विजय 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 बिल्कुल सही बताया। 3 तरीके के होते हैं, है ना, 3 तरीके के होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधाम और यस विनय पिटक, बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली। तो यहां पर क्या है, जो विनय पिटक है ना, जो विनय पिटक है वो कंटेन करते हैं आपके मॉन्क्स, आपके गुरुओं के जो मॉन्क्स होते हैं उनके रूल्स। सुत्त पिटक क्या करते हैं, आपके धर्म टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में, और आखिरी वाला अभिधाम क्या करता है, कंटेन करता है आपकी कमेंट्रीज ऑन दी धर्म के ऊपर बात करता है ये। सो दैट इज अ थिंग गाइस, आई होप इट्स क्लियर गाइस। एक होते हैं आपके आगमास। अभी आगमास क्या है? दीज आर दी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। त्रिपिटका किसके थे भाई? बुद्धिज्म के थे। और आगमा क्या है? ये जैनिज्म के हैं। और ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं कि आपने लड़ना नहीं है, ओके, आपने लड़ना नहीं है, आपने वेजिटेरियन रहना है, ओके, आपने वेजिटेरियन रहना है, और आपने नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करना है, आपने ऑपोजिशन टू वॉर करना है हमेशा, ओके, दैट इज अ मेन थिंग गाइस। ओके, धर्म के ऊपर बात करना, दैट इज द कमेंट्रीज ऑफ धर्मा। यस, आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म, यस एब्सोल्युटली, आइडियोलॉजीज ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो यहां पर जैनिज्म की कौन सी बुक है? आगमास, और उसकी कौन सी थी? त्रिपिटकास, राइट। तो यहां पर जो इसका मेन फोकस था आगमास का, वो ये था कि नॉन वायलेंस है, ओपोजिशन ऑफ वॉर है, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ वेजिटेरियनिज्म है, आपने वेजिटेरियन रहना है, लड़ाई नहीं करनी है, वॉर से दूर रहना है, ओके, ये सारी की सारी चीजें हैं आगमास की। आई होप इट्स क्लियर हो गया होगा अब। अच्छा, एक होते हैं सर मोनेस्टिक ऑर्डर्स ऑफ एजुकेशन, ये मैंने आपको बताया था। यहां से ना आपकी एज जरूर पूछ लेते हैं, यहां से आपकी एज का क्वेश्चन बनता है गाइस, यहां से आपकी एज का क्वेश्चन बनता है गाइस। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। अच्छा, अब यहां पर 4 तरीके की हैं। एक है आपके ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या है? इनको नॉलेज के लिए, रिलीजन की नॉलेज के लिए रखा जाता था, ये नॉलेज देते थे रिलीजन की, फिलॉसफीज की, ओके। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है यहां पर रखी जाती थी। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट थी ना गाइस, वो थी 5 to 16 ईयर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एज पूछी जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो एज का ध्यान रखना गाइस। यस, इसको आप वर्ना सिस्टम भी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप वर्ना सिस्टम भी बोलते हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर्स ऑफ एजुकेशन भी आप इसको नाम दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो 5 to 16 ईयर्स, एब्सोल्युटली। कोई भी डाउट रह जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं यार, घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले आ गए ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स आ गए आपके इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द रिलीजन, है ना, आपकी फिलॉसफी की नॉलेज देंगे। 5 से 16 साल ब्राह्मण्स की एज होती है एजुकेशन देने की, लेने की। क्षत्रियास क्या होते हैं? क्षत्रियास आर दी वॉरियर्स, ओके, क्षत्रियास आर दी वॉरियर्स, जो कि आपके वॉर में काम आते हैं, और इनकी होती है 6 से 22 साल। उनका है सर 5 से 16, इनका है 6 से 22। प्रीस्टली एक्ट, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड दी शूद्रास, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो गया? वैश्यास आर फॉर बिजनेस क्लास, ओके, वैश्यास आर फॉर बिजनेस क्लास, और इनकी एज लिमिट होती है 8 से 24 साल। और आखिरी में आते हैं शूद्राज, इनको किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं दी जाती। तो आपने समझ लिया सबसे पहले, जी हाँ, आपने समझ लिया सबसे पहले आ गए ब्राह्मण, जिनको दी जाती है रिलीजियस नॉलेज के बारे में। उसके बाद क्षत्रियाज, जो कि होते हैं वॉर के बारे में। वैश्याज इज फॉर बिजनेस टर्म्स, एंड शूद्राज नो नॉलेज। अगेन आई एम सेइंग दैट एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग दैट एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर गाइस। अच्छा, एक आ गया सर इवैल्यूएशन सिस्टम। हमने सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, है ना। यस, हमने सारी की सारी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा।
बिल्कुल, शूद्रा तीनों के लिए होते हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए। बिल्कुल सही आपने समझा। तो गाइज अब हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। भाई इवैल्यूएशन भी तो बहुत जरूरी है ना, आप पढ़ाए जा रहे हो, इवैल्यूएट भी तो करोगे नहीं करोगे? ओके, इवैल्यूएट भी तो करोगे नहीं करोगे। भाई क्षत्रियास की एज यहाँ पर लिखी हुई है बच्चे। ओके, क्षत्रियास की एज यहाँ पर लिख के दी है मैंने आपको, दैट इज 6 से 22 साल। एक है 5 से 16, हाँ एक है 5 से 16, एक है फिर 6 से 22, करेक्ट। अगला वाला 3 ही याद करने, अगला वाला तो है नहीं, उसके बाद वाला है 8 से 24, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ गया क्या सर आपका, अब आ गया इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, अब आ गया आपका इवैल्यूएशन सिस्टम। यस एब्सोल्युटली। अब इसके बारे में सुनने की कोशिश कीजिएगा। इवैल्यूएशन सिस्टम को ना 3 भागों में इवैल्यूएट किया। एज ऑफ शूद्रा की कोई एज नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज ही कोई नहीं है। ओके अंकिता, उसको नॉलेज ही कोई नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या है, कहा 5 से 16, 6 से 22, 8 से 24, बिल्कुल करेक्ट। यार यहां पर 3 है, एक है महाप्रजना ग्रेड। यहां पर कौन होते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी। यहां पर कौन होते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, दैट इज व्हाट महाप्रजना ग्रेड इज ऑल अबाउट। दूसरा क्या है, मध्यम प्रजना ग्रेड। यहां पर क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ मीडियोकर एबिलिटी, सबसे बड़े वाले जो मेरे जैसे होते हैं सबसे बड़े वाले जो मेरे जैसे होते हैं, जो कि होते हैं हाईएस्ट एबिलिटी के, जोक सपाट। ओके, मीन्स वॉरियर्स नॉट राजपूत्स। तो बेटा मैंने भी वॉरियर्स ही बोला, राजपूत तो मैंने बोला ही नहीं, है ना। क्षत्रियाज मीन्स वॉरियर्स, यस एब्सोल्युटली, दे आर दी वॉरियर्स, बिल्कुल करेक्ट। सो महाप्रजना ग्रेड वाले जिनके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है, द हाईएस्ट एबिलिटी। ओके ओके, हाईएस्ट एबिलिटी। दूसरे वाले होते हैं मध्यम प्रजना, जो कि होते हैं स्टूडेंट्स ऑफ मीडियोकर। उसके बाद आते हैं अल्पा वाले, जो कि होते हैं लो एबिलिटी के। तो इन 3 भागों में उनको इवैल्यूएट किया जाता था। किनको, स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ने आया करते थे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे एक और चीज जो कि सवाल जहां से पूछे गए हैं, है ना, सवाल जहां से पूछे गए हैं। ओके, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज, बिल्कुल करेक्ट, आराध्या। चलिए अगली चीज क्या है सर, पतंजलि। पतंजलि क्या है, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर एंड सेज हु इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड विद द ऑथरशिप ऑफ योगा सूत्रा। योगा सूत्रा को लिखने वाले थे कौन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। पतंजलि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट किया था ऑथरशिप ऑफ योगा सूत्रा, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन द फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। ओके, पतंजलि के नाम से आज जो आप चीजें देख रहे हैं बिना नाम लिए, है ना, बिना नाम लिए जो आप चीजें देख रहे हैं आज पतंजलि की, उसका जो कर्ता धर्ता है ना। पतंजलि कौन था, एक फिलोसोफर था। पतंजलि कौन था बेटा, एक फिलोसोफर था जिसने ट्रेडिशनली ऑथरशिप की थी किसकी, योगा सूत्रास की। योगा सूत्रास क्या है, जो कि योग के बारे में, योगा के बारे में आपको जानकारी देता है, जो कि योगा के बारे में। यस, महर्षि पतंजलि, बिल्कुल। अ योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि इज अ कलेक्शन ऑफ 196 शॉर्ट वर्सेस, छोटे छोटे दोहे लिखे हुए हैं, दैट सर्व एज अ गाइड टू अटेन द विजडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू योगा। यहां पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी और अपने आप को और बेहतर समझने का मौका मिलेगा। किसकी मदद से, योग की मदद से। और ये कहां पर है सारी की सारी चीजें, योगा सूत्रा में 196 छोटे छोटे दोहों में ये बात लिखी गई है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। योगा सूत्रा के अंदर 196 छोटे छोटे दोहे हैं, जो कि आपके सेल्फ रियलाइजेशन में आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। यस एब्सोल्युटली, प्रैक्टिस ऑफ योगा, बिल्कुल करेक्ट यार, बिल्कुल करेक्ट, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है सर, काफी लोग ना इसको इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता। ओके, अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता। अर्थशास्त्र क्या है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, जो कि आपके गवर्नेंस, आपके एथिक्स, आपकी साइंस को भी कवर करता है। अर्थशास्त्र का मतलब जितने भी लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है, वो बिल्कुल गलत समझते हैं और पेपर में भी गलत करके आते हैं। ओके, पेपर में भी गलत करके आते हैं। पतंजलि वॉज अ फिलोसोफर, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योगा सूत्र की स्थापना की, योगा सूत्र को लिखा। योगा सूत्र के 196 छोटे छोटे दोहे आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बहुत ज्यादा करीब लेकर जाते हैं। यस, अर्थशास्त्र लिखी किसने थी, बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र लिखी थी सर कौटिल्य ने।
बिल्कुल सही। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। बिल्कुल करेक्ट है। और ये ना केवल इकोनॉमिक्स बल्कि गवर्नेंस, एथिक्स, है ना, और साइंसेस के बारे में भी बात करती है। चाणक्य, बिल्कुल सही, चाणक्य या फिर कौटिल्य। किसके कोर्ट में थे ये? किसके कोर्ट में थे ये? कमेंट सेक्शन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। कौटिल्य या चाणक्य किसके कोर्ट में थे गाइस? एवरीवन, यस, शाबाश। थैंक यू सो मच आराध्या, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यार कभी कभी स्पीड तेज भी हो जाती होगी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं सारा कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में तो आप खुद चंद्रगुप्त, एब्सोल्यूट चंद्रगुप्त, नॉट अशोक, इट्स चंद्रगुप्त मौर्य, दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब। चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, यस एब्सोल्युटली चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल करेक्ट। सवाल आते हैं यार, यहीं से सवाल बनते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्लस डीपीपी प्लस वाईटी की वीडियोस, काम बन जाएगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। पनीनी, है ना, पनीनी क्या है सर? ये है ग्रामर। पनीनी क्या फोकस करती थी? ग्रामर, ग्रामेरियन, है ना, इज क्रेडिटेड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक ट्रीटीज ऑफ संस्कृत ग्रामर के बारे में। कौन सी ग्रामर के बारे में? संस्कृत ग्रामर के बारे में बात होती थी। पनीनी, दैट इज अ ग्रामेरियन। ओके, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी का मतलब है 8 चैप्टर्स, ओके, by the scholar Panini towards the end of the 4th century. It is a linguistic text that set the standard for how Sanskrit was meant to be written or spoken, right? अष्टाध्यायी में क्या लिखा है? पनीनी कौन थे? एक ग्रामेरियन थे। पनीनी कौन थे? एक ग्रामेरियन थे। अष्टाध्यायी इन्होंने ही लिखी थी। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 चैप्टर्स। ये बताती है कि संस्कृत किस तरीके से लिखी और बोली जानी चाहिए। दैट इज व्हाट एन अष्टाध्यायी इज ऑल अबाउट। दोबारा सुनो। पनीनी कौन थे? आपके एंशिएंट ग्रामेरियन थे। कौन थे? संस्कृत ग्रामेरियन थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 चैप्टर, जिसके अंदर यह बताया गया है कि संस्कृत किस तरीके से बोली और लिखी जानी चाहिए। दैट्स इट, बोली और लिखी जानी चाहिए। यस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन गाइस। जितना भी इनका पॉइंट है समझ में आ गया। यहीं से सवाल बनते हैं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, अगला है सर क्वीन कुमार देवी। क्वीन कुमार देवी कौन थी? इनके बारे में सुन लीजिए। फेमस क्वीन थी, है ना, पैटर्नेस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, नॉन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन का कर्ता धर्ता अगर किसी को बोला जाता है तो वो बोला जाता है किनको? इनका नाम है क्वीन कुमार देवी। फेमस क्वीन थी किसकी? गुप्ता डायनेस्टी की। कुमार देवी गुप्ता डायनेस्टी की क्वीन थी, है ना। इनको क्या? इनको बुद्धिस्ट एजुकेशन, है ना, बुद्धिस्ट एजुकेशन का कर्ता धर्ता माना जाता है उस समय का। कुमार देवी इनका नाम है। पॉइंट है, सवाल बना है, एक बार ही बना है, लेकिन बना है तो ध्यान रखना। ओके, सवाल बना है, एक ही बार बना है तो ध्यान रखिएगा। गार्गी एंड मैत्री, एक और सवाल। नोटेबल फीमेल स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। गार्गी और मैत्री को किससे एसोसिएट किया गया है? एंशिएंट एजुकेशन से। और कुमार देवी कहाँ की थी? गुप्ता डायनेस्टी की थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए उनका, है ना, ओके, उनका जो था कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगली चीज है लोपा मुद्रा, सर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी कौन होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, ब्रह्मवादिनी कौन होती है? क्वीन कुमार देवी गुप्ता डायनेस्टी की, है ना, क्वीन कुमार देवी गुप्ता डायनेस्टी की, बुद्धिस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद मैत्री, है ना, उसके बाद मैत्री एंड गार्गी फॉर एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, राइट। उसके बाद लोपा मुद्रा थी एक ब्रह्मवादिनी, है ना, ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ वेदास, जिन्होंने वेदास के कुछ हाइम्स लिखे थे, राइट। और मेनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय द वुमेन एंड दे वर कॉल्ड ब्रह्मवादिनीज। ब्रह्मवादिनीज और सद्यद्वाहस कौन थे? ग्रामेरियन मीन्स बेटा जो ग्रामर लिखते हैं संस्कृत की ग्रामर वाले ग्रामेरियन होते हैं। यस, रिनाउंस द एजुकेशन, यस, रिनाउंस द मैरिज, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एक होते हैं सुश्रुता। सुश्रुता का क्रेडिट जाता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष इन आयुर्वेद, दैट इज द वात, पित्त और कफ। वात होती है स्पेस एंड एयर, पित्त होती है फायर एंड वाटर, है ना, ये याद रख लेना सर, इससे सवाल बना था। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, जो मैरिज नहीं करती थी, दैट्स वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो,
इसका मतलब है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो। दैट्स वेरी गुड गाइज। अब अगली जो चीज आती है सर वो आती है सुश्रुता की। इनको क्रेडिट जाता है आयुर्वेद के 3 दोष को फाइंड करने का, दैट इज वात, पित्त एंड कफ। वात क्या होती है जहां पर एयर की बात है, पित्त क्या है जहां पर फायर एंड वाटर की बात है, और कल्प जहां पर कफ यहां पर अर्थ और वाटर की बात है। तो ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? सुश्रुता को जाता है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? सुश्रुता को जाता है। इन्होंने आयुर्वेद के 3 दोष निकाले थे। कंसेप्ट ऑफ 3 दोष निकालने का कहां किसको जाता है? सुश्रुता को। 3 दोष कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। ओके, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब स्पेस एंड एयर, पित्त का मतलब फायर एंड वाटर, एंड कफ का मतलब अर्थ एंड वाटर। ओके, यस। इसके बाद पहले सर्जन कौन थे? सुश्रुता को सर्जरी का फादर कहा जाता है। सुश्रुता को सर्जरी का फादर कहा जाता है। आयुर्वेद वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल डिसिप्लिन्स। द सुश्रुता संहिता इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट मेडिकल ट्रीटीज एंड इज वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ मेडिकल ट्रेडिशन इन इंडिया। ओके, विद द चरक संहिता सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये सवाल बना था सर, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आया था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? सो यू नो सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। सर मैंने इस तरीके से लेक्चर डिजाइन किए हैं आने वाले भी, जहां पर आपको आज के लेक्चर से भी ज्यादा मजा आएगा। तो मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, यस, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, एक होती है सर अग्रहारास। ये क्या है? अग्रहारास को क्या कहा जाता है? ये होते हैं ब्राह्मण्स इन द विलेजेस, जो कि वहां पर पढ़ाने जाते हैं। एक टर्म यूज हुआ है, क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए, क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए। एक होता है अग्रहारास। ये कौन होते हैं? वो ब्राह्मण्स जो कि विलेज में चले जा चुके हैं, वो ब्राह्मण्स जो कि विलेज में जा चुके हैं और वहां पर जाकर पढ़ाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अग्रहारास कहते हैं। हाँ, इसी टाइम पे क्लास होगी, अबे खत्म नहीं हुई, अभी रुक जाओ। उसको हम अग्रहारास कहते हैं। दूसरे होते हैं ब्रह्मपुरी, सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स इन टाउन्स एंड सिटीज। ये वाले जा रहे हैं विलेज में पढ़ाने के लिए, ये सेटल हो रहे हैं टाउन्स और विलेजेस में। एक होता है गोष्ठी और द कॉन्फ्रेंसेज वर द प्लेसेस वेयर द किंग्स ऑफ द स्टेट यूज्ड टू इनवाइट द स्कॉलर्स। गोष्ठी या फिर कॉन्फ्रेंसेज क्या होते हैं? जहां पर वहां के किंग जो हैं लोगों को बुलाते थे। ओके, ओके, दोष का मतलब ये 3 कमियां, जागृति, ये 3 कमियां हैं या 3 चीजें हैं जो डिजीजेज हैं, जो कि 3 टाइप्स हैं जो कि लोगों के होते हैं। वात, पित्त और कफ आपने शायद सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है। ओके सर, यस सर, अच्छा लेक्चर था बट स्पीड थोड़ी ज्यादा। बेटा स्पीड आपके हिसाब से ज्यादा थी पूजा, है ना, तो हर एक की स्पीड मैनेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूं आप दोबारा देखिएगा अपनी स्पीड के हिसाब से, कोई मसला नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होती है सर ये, है ना, योजना सात्विका वर द टीचर्स फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज एज फार एज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स वुड कम टू सीक देयर गाइडेंस। ये होते थे सर बड़े फेमस टीचर्स, बड़े फेमस स्कॉलर्स। ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी क्या होता है? गोष्ठी। जी हाँ, ये एक वर्ड्स हैं, है ना, ये एक वर्ड्स हैं। ब्रह्मपुरी वो हैं जहां पर जो आपके, देखो सबसे पहले अग्रहारास थे। अग्रहारास वो थे जो कि ब्राह्मण्स विलेजेस में जाकर सेटल हो गए और वहां पढ़ाने लगे, ठीक है। उसके बाद आए ब्रह्मपुरी, ये वो थे जो कि टाउन्स एंड सिटीज में जाकर पढ़ाने लगे। गोष्ठी या कॉन्फ्रेंसेस, ये वो टर्म है जो कि किंग्स यूज किया करते थे जब वो अपने स्कॉलर्स, है ना, स्कॉलर्स को बुलाते थे मिलने के लिए, मीटिंग्स के लिए। जब किंग्स स्कॉलर्स को बुला रहे हैं मीटिंग्स के लिए, ऐसी चीज को बोला जाता था गोष्ठी या फिर कॉन्फ्रेंसेस, गोष्ठी। ओके, उसके बाद अगला वाला आ गया योजना सात्विका, इनको बोला जाता था प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। बच्चे दूर दूर से इनका ज्ञान लेने आते थे। ओके, बच्चे दूर दूर से इनका ज्ञान लेने आते थे। यस, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, बात समझ गए? ओके, ठीक है। एक है सर विद्यापीठ। विद्यापीठ क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के लिए। विद्यापीठ के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना, पीडब्ल्यू विद्यापीठ भी होती है। ओके, योजना सात्विका, सादिया अजीज। योजना सात्विका वो हैं जहां पर बड़े बड़े स्कॉलर्स, ओके, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ओके, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वहां पर थे और बच्चे दूर दूर से उनके पास पढ़ने आते थे। थैंक यू सो मच शगुफ्ता। ओके, चलिए
सो यहां पर बात हो रही है सर विद्यापीठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, है ना। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे पीडब्ल्यू विद्यापीठ का भी नाम आपने सुना होगा, है ना। पीडब्ल्यू विद्यापीठ का भी नाम आपने सुना होगा, तो उसको हम बोलते हैं विद्यापीठ, है ना। उसके बाद आते हैं घातिकास, टीचर और प्यूपिल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, बातचीत। कल्चरल स्कॉलर्स वुड मीट, डिस्कस एंड क्लैश ऑल्सो। तो यहां पर घातिकास क्या है, जहां पर टीचर्स और लोग आपस में मिलेंगे और बातचीत को करेंगे, जहां पर लोग मिलेंगे और बातचीत को करेंगे, राइट। और उसके बाद अन्वेषिकी क्या है, डील्स विद दी टू सब्जेक्ट्स नेमली आत्मा और हेतु, दैट इज थ्योरी ऑफ रीजंस। आत्मा और रीजन के बारे में बात कौन करेगा, अन्वेक्षिकी, ओके। और ये घातिकास कौन है, जहां पर टीचर और पीपल मिलकर बात करें। विद्यापीठ क्या है, जहां पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, दैट इज अ थिंग गाइस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। Sir, please suggest the book for paper 1. No, I will not suggest the book. First, I want you people to understand every concept crystal clearly. Then go for it. Okay, then go for it. Right? चलिए, इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क का सवाल है, ये आपका होमवर्क का सवाल है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, कंसेप्ट कैसा लगा, है ना, और कंटेंट कैसा लगा, ये सारी की सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा। ओके, ये सारी की सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा। अष्टध्यायी किसने लिखी थी मुझे जरूर बताना। जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके, जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे। यस, वो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, वो लोग मुझसे टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट करेंगे निशांत कपूर _24, और इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट करेंगे निशांत कपूर _24। आप लोग कनेक्ट करेंगे और अपने डाउट्स जो हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग कनेक्ट करेंगे और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं गाइज, हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे, और हर सैटरडे और संडे दोपहर को 12 बजे। तो मिस नहीं करना है क्लासेस को, बैक टू बैक क्लासेस जोड़नी है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग गाइज। अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन पढ़ते रहिए। आज हमने एंशिएंट एजुकेशन स्टार्ट किया था, है ना। पूरा का पूरा मैंने इसको ग्राफ समझाया है, किस तरीके से ब्रह्मवादिनीज, है ना, सद्योद्वाहज और वर्णा सिस्टम और सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कराता चला गया और आप जो है इसको समझते चले गए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रिपरेशन के साथ ओके ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अब जिनको भी थोड़ी सी स्पीड का जो मसला है, क्योंकि मुझे तो कंटेंट पूरा कराना है, आप थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, गुड फॉर यू, आप दोबारा से क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लेजर टीचिंग, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।